ये कहानी है यूजी की, जिसके पिता हमेशा उसे मारते पीटते क्योंकि उसमें कोई टैलेंट नहीं था और सारी इज्जत यूजी की बड़ी बहन को मिलती क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे यूजी अनाथ हो जाता है और इसके बाद कुछ इविल ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसकी ट्रेनिंग होती है दुनिया का सबसे होनहार इलाइट सोल्जर बनने के लिए। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक मासूम और डरपोक बच्चा इस दुनिया का सबसे खतरनाक सोल्जर बनता है। हमें पता चलता है कि यूजी की बहन काजुकी ने अपना टैलेंट दिखाना 4 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था, जहां पर उसने अपनी स्केच बुक में एक बहुत ही फेमस ड्राइंग की कॉपी बनाई है। काजुकी जिस भी काम में अपना ध्यान लगाती वो उसमें अव्वल आती और 10 साल की उम्र में ही काजुकी ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगी थी जिनकी कीमत मिलियंस तक जाती और इसीलिए यूजी हमेशा अपनी होनहार बहन को अवॉइड करता, क्योंकि जब भी वो अपनी बहन के साथ होता तब लोग उसे बिल्कुल अनदेखा करते या उसे नकारते, बिल्कुल किसी फूल में कांटे की तरह। लेकिन उसकी बहन काजुकी हमेशा यूजी के साथ खेलने और वक्त बिताने की कोशिश करती और उसे नई चीजें करने के लिए चेयर भी करती और इसी तरह ये दोनों शाम तक एक दूसरे के साथ खेलते। और यहाँ काजुकी कहती कि यूजी तुम भी सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें सीखने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। बस जरूरी बात यह है कि तुम कभी हार मत मानो, भले ही तुम कितनी ही बार क्यों ना गिरो, लेकिन तुम फिर खड़े हो, क्योंकि गिरने का मतलब हारना नहीं होता। असली हार तो तब होती है जब हम हार को स्वीकार कर लेते हैं। ये बातें सुन यूजी भी अपनी बहन की तरह ड्राइंग करने की कोशिश करता है और काजुकी को यूजी की तस्वीर पसंद भी आती है, लेकिन हम इनकी तस्वीरों में फर्क साफ देख सकते हैं। और यही कहना होता है काजुकी के पिता का भी। वो काजुकी से कहते हैं कि वो यूजी की ड्राइंग को कचरे में फेंक दे, लेकिन काजुकी कहती है नहीं, मुझे ये ड्राइंग बहुत पसंद है और मैंने ही यहाँ इसे लगाया है। लेकिन तभी उस कमरे में यूजी भाग कर आता है और अपनी ड्राइंग को उठाकर उसे फाड़ देता है। रात के वक्त काजुकी यूजी की ड्राइंग को आकर टेप से जोड़ती है, लेकिन एक दिन जब यूजी स्कूल से आता है तब वो अपने घर पर एक अजीब आदमी को देखता है। वो आदमी यहाँ काजुकी की बनाई ड्राइंग्स देखने के लिए आया है। यूजी को देख वो आदमी उसके पास आकर पूछता है, बच्चे क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? और वो अपना एक चॉकलेट का डिब्बा निकालता है। यूजी उस डिब्बे में से एक चॉकलेट लेकर वहाँ से चला जाता है और यूजी के पिता यहाँ कहते हैं ये काजुकी का छोटा भाई है, लेकिन इसमें कोई टैलेंट नहीं है, ना ही कोई मैनर्स। लेकिन वो आदमी यहाँ मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद एक दिन काजुकी पेंटिंग बनाने से मना कर देती है, जिस बात से उसके पिता को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। जिसके बाद हम यूजी और काजुकी को एक साथ देखते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि काजुकी कुछ मांगा निकालती है जो वो अपनी क्लासमेट से लेकर आई है। उन्हें देख यूजी कहता है अगर पापा ने ये देख लिया तब वो आप पर गुस्सा करेंगे, लेकिन काजुकी कहती है यूजी अगर तुम मांगा पढ़ोगे तब तुम्हारे पास एक टॉपिक होगा जिस पर तुम दूसरे बच्चों के साथ बात कर पाओगे और दोस्त बना पाओगे। दोस्त बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई परेशानी आती है तब आपके दोस्त ही आपकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। और क्योंकि यूजी के कोई दोस्त नहीं होते, इसीलिए काजुकी उसे कुछ दोस्त बनाने को कहती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि काजुकी जो पेंटिंग बनाती वही यूजी के परिवार की इनकम का मेन सोर्स बन गया और दिन ब दिन यूजी के पेरेंट्स का रवैया उसके प्रति बद से बदतर होता जा रहा था। जब उसकी बहन और उसके माता पिता बाहर खाना खाने के लिए जाते तब यूजी घर पर अकेला होता और खाने के लिए बस उसके पास एक सूखा ब्रेड होता। और इसके बाद जब काजुकी घर आती है तब वो ये देख हैरान हो जाती है कि यूजी पानी के साथ सूखा ब्रेड खा रहा है ताकि उसे निगलने में आसानी हो। काजुकी कहती है यूजी देखो फ्रिज में खाने का कितना सामान है, तुम ये क्यों नहीं खाते? यूजी कहता है अगर मैं कुछ भी इजाजत के बिना खाऊंगा तो पापा मुझ पर नाराज होंगे। काजुकी कहती है आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं बाहर खाना खाकर आई और मैंने ये देखा तक नहीं कि मेरा छोटा भाई इस तरह से सूखा ब्रेड खा रहा है। और इसके बाद वो यूजी को गले लगाकर कहती है मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। और इसके बाद काजुकी अपने पेरेंट्स को बहुत डांटती, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। यूजी के पिता की नफरत यूजी के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी और यूजी की माँ ने भी यूजी को अनदेखा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो यूजी के लिए डेली ब्रेड जरूर लेकर आती। जिसके बाद एक दिन
यूजी को घर आने में देर हो जाती है क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। काजुकी पूछती है, दोस्त कहीं वो कोई लड़की तो नहीं है? यूजी कहता है हाँ। काजुकी उस लड़की के बारे में कुछ सवाल पूछकर यूजी से कहती है कि वो अगली बार उस लड़की को अपने साथ लेकर आए, ये देखने के लिए कि वो लड़की यूजी की दोस्त बनने लायक है या नहीं, क्योंकि काजुकी नहीं चाहती कि यूजी फीमेल फ्रेंड्स बनाए। आगे काजुकी कहती है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह है, जिस वजह से तुम थोड़े बहुत लड़की की तरह लगते हो। साथ ही तुम स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो और साथ ही बहुत दयालु भी। इसी वजह से तुम स्कूल में काफी पॉपुलर होगे और मुझे ये पसंद नहीं। अगर तुम लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हो तो पहले मुझसे इजाजत लो, और जिस लड़की से मैं मना करूंगी तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे, समझे? और उदास मत हो यूजी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगी, इसीलिए तुम ख्याल रखना कि कहीं तुम एक ऐसे मर्द ना बनो जो लड़कियों को रुलाता हो। यूजी कहता है मैं ख्याल रखूंगा। जिसके बाद काजुकी यूजी को बताती है कि नहाने का वक्त हो गया है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक साथ नहाते हैं, जहाँ काजुकी अपने सारे कपड़े उतारकर यूजी को नहाने के लिए ले जाती है, और इसके बाद वो इस तरह यूजी से चिपक कर उसे शैम्पू लगाने लगती है। और यहाँ वो कहती है कि प्यारे भाई बहन हमेशा एक दूसरे के साथ नहाते हैं। और इसके बाद वो यूजी से पूछती है कि क्या कभी उसने किसी को किस किया है, जिस तरह मांगा में एडल्ट्स करते हैं। यूजी कहता है नहीं। जिसके बाद काजुकी यूजी का चेहरा कुछ इस तरह पकड़ के उसे किस करने लगती है, और इसके बाद काजुकी कहती है, यूजी क्या तुम इंसेस्ट का मतलब जानते हो? इंसेस्ट का मतलब होता है भाई बहन का एक दूसरे से प्यार करना, लेकिन ये काफी नॉर्मल बात है। और इसके बाद वो यूजी से पूछती है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना यूजी? वो कहता है हाँ। काजुकी कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन भाई बहन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। यूजी पूछता है कि भाई बहन शादी क्यों नहीं कर सकते? वो बताती है कि काफी सारी जेनेटिक और दूसरी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे छोटे भाई, और मुझे नहीं लगता कि भाई बहन का एक दूसरे को किस करना, गले लगाना गलत है। क्या मेरी बातें तुम्हें गलत लगती हैं यूजी? यूजी कहता है नहीं, आप हमेशा सही कहती हो। यूजी ने हर एक चीज अपनी बहन से सीखी है, और इसके कुछ वक्त बाद यूजी की बहन एक प्राइवेट एकेडमी में पढ़ने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ उसने आर्ट से रिलेटेड कोई चीज नहीं की, बल्कि वहाँ पर काजुकी ने बास्केटबॉल क्लब को ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहाँ उसने अपने टैलेंट को छुपाए रखा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी, और सिर्फ यूजी ही था जो ये जानता था कि उसकी बहन कितनी मैनिपुलेटिव है। वो बहुत आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, यहाँ तक कि इनके पेरेंट्स भी काजुकी के अकॉर्डिंग चलते, और यूजी अपने बहन की इसी साइड से डरता भी था। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अपनी बहन पर ही डिपेंडेंट था, और उसे ये भी लगता था कि सब कुछ ऐसे ही शांतिपूर्वक चलता रहेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी बहन अपने स्कूल के साथ किसी कैंप पर जाती है, तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से बस खाई में गिर गई। और 2 हफ्ते बाद ये खबर आई कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बच पाई। और उस जगह पर जो कुछ भी हुआ वो देखकर लग रहा था कि इन बच्चों ने आपस में ही लड़ाई की थी, और इसमें यूजी की बहन काजुकी मारी जाती है। काजुकी की मौत से यूजी के पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक शराब पीने लगते हैं, और वो यूजी और उसकी माँ को मारने पीटने भी लगे थे। इसी वजह से यूजी की माँ उसे छुपा देती, और वहीं छुपकर यूजी देखता कि किस तरह उसके पिता उसकी माँ को मार रहे हैं। और इसी वजह से एक दिन यूजी और यूजी की माँ उनके पिता को छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे टाउन में आ जाते हैं, और यहाँ एक छोटा सा घर लेकर यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों यहाँ काफी खुश भी थे, क्योंकि यूजी के पिता यहाँ नहीं थे, और यूजी का ख्याल रखने के लिए उसकी माँ दिन और रात काम करती, और 1 साल तक सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन इनके इस घर पर यूजी के पिता आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों मुझसे बचकर भाग पाओगे? और इसके बाद वो यूजी की माँ को मारते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, ताकि यूजी की माँ फिर से यूजी के पिता को एक ऐसा बच्चा पैदा करके दे सके जो टैलेंटेड हो। यूजी खड़ा होकर ये सब देखे जा रहा था, और इस हालत में भी यूजी की माँ यूजी को यहाँ से भाग जाने को कहती हैं। लेकिन इसके बाद यूजी के पिता यूजी की माँ का गला दबाने लगते हैं, जो देख यूजी अपने पिता को रोकने के लिए आता है, लेकिन उसके पिता उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। लेकिन इसके बाद अपनी माँ के साथ हो रहे जुल्म को देखकर यूजी को गुस्सा आ जाता है,
और इसके बाद वो वहीं पड़ी एक बोतल को उठा लेता है अपने पिता को मारने के लिए। और इसके बाद वो पीछे से ही अपने पिता के सिर पर वो बोतल दे मारता है, जिस वजह से उसके पिता वहीं गिर जाते हैं और उनका बहुत खून बहने लगता है। जिसके बाद यूजी कहता है, चलिए माँ, अब हमें भागना चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहती है, आखिर हम कब तक ऐसे ही भागते रहेंगे? तुम भागने में तेज हो, तुम यहाँ से पहले भाग जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। और इसके बाद यूजी की माँ एक कमरे में जाकर उनके पास जितने भी पैसे थे वो निकाल लेती हैं और उस थैली को यूजी को पहना देती हैं और कहती हैं कि अब जल्दी यहाँ से भाग जाओ और सीधा स्टेशन की ओर जाओ। और इसी तरह वो यूजी को यहाँ से भेज देती हैं। यूजी घर से निकलकर तेजी से भागने लगता है और फिर हम यूजी की माँ को देखते हैं जो यूजी को जाते हुए देख रही थी। जिसके बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर यूजी पहुंच चुका था। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी यूजी की माँ नहीं आती और यूजी को कुछ आवाजें आने लगती हैं। हम देखते हैं कि यूजी के घर के सामने पुलिस और एम्बुलेंस होती है और लोगों की बातचीत के जरिए हमें पता चलता है कि यूजी की माँ ने अपने पति को चाकू घोंप घोंप कर मार दिया और उसके बाद अपनी भी जान ले ली। तभी यूजी वहां आकर देखता है कि उसके पिता की लाश को वहां से ले जाया जा रहा है। जिसके बाद यूजी तुरंत ही अपने घर की ओर भागता है। घर के अंदर आकर वो घर की हालत देख डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की लाश फंदे पर लटक रही थी, जो देख यूजी घबरा कर वहीं चिल्लाने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब यूजी की आंख खुलती है वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। एक आदमी यूजी को उसकी माँ का सुसाइड नोट देता है। यूजी उसे देखता है। उसकी माँ ने लिखा था, ना जाने ये सब क्यों और कैसे हो गया, मुझे माफ कर देना यूजी। उस लेटर को पढ़कर यूजी अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूजी को एक रे किरीहारा नाम का आदमी अडॉप्ट कर लेता है, जो कि एक टाइम पर यूजी के पिता का कस्टमर हुआ करता था। दोस्तों, ये वही आदमी है जिसने यूजी को चॉकलेट दी थी। वो आदमी यूजी को अपने घर लाता है और वो यूजी को एक लड़की के कपड़े पहना देता है। यूजी बिल्कुल अपनी बहन की तरह लग रहा है। ये आदमी यूजी को गलत ढंग से भी छूता है और यूजी भी इसी के साथ रहने लगता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। और ये आदमी यूजी के साथ बड़ी अजीब सी हरकतें करता, यूजी को गलत जगहों पर छूकर अपने हाथों को चाटता। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और फिर एक काली अंधेरी तूफानी रात में यूजी जहां हमेशा बैठता है उस कमरे में एक दूसरा आदमी आता है, ये कहते हुए कि वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला। और ये आदमी यूजी के पास आकर उसे उठाकर उसके कपड़े फाड़ देता है और फिर उसे थप्पड़ मारकर वहीं गिरा देता है। और इसके बाद वो यूजी की ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और यहाँ यूजी भी उसकी ओर देखता है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजी के शरीर पर काफी खून लगा हुआ है और वो आदमी वहीं मरा पड़ा है। यूजी ने उस आदमी को मार दिया। जिसके बाद वहाँ पर ये आदमी आता है। ये देख कि यूजी ने उस आदमी को मार दिया है, रे हंसने लगता है और यूजी के पास आते हुए कहता है, वाह यूजी वाह, तुम तो बहुत ही होनहार हो और तुमने यहाँ बिल्कुल सही किया। यूजी पूछता है, तुम मुझ पर नाराज नहीं हो? रे कहता है, ओह, तो इतने लंबे वक्त के बाद आखिरकार तुम कुछ बोले। शायद इस आदमी को मारने से तुम्हारा टूटा हुआ दिल थोड़ा ठीक हुआ है। और इसके बाद रे यूजी को अपने साथ ले जाता है। वो फिर से यूजी को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, तुमने उस आदमी को मारकर बिल्कुल सही किया क्योंकि मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे यूजी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज सकता हूँ जहाँ तुम्हारा इस्तेमाल और भी अच्छे से किया जाएगा, या फिर तुम यहीं मेरे पालतू बनकर रहना चाहते हो। लेकिन यूजी कोई जवाब नहीं देता। जो देख रे कहता है, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से अब कोई लगाव नहीं रहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मरो। और इसके बाद यूजी को हीथ ओस्लो नाम की एक बहुत ही सर्द जगह पर भेज दिया जाता है और यूजी से कहा गया कि वो रे किरीहारा को हीथ ओस्लो कहकर बुलाए। और फिर यूजी को ओस्लो के इस प्राइवेट स्कूल में भेज दिया गया। लेकिन ये सिर्फ नाम का स्कूल था। ये एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था जहां बच्चों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती। और कई बार ओस्लो इस स्कूल में पर्सनली यूजी से मिलने आता
लेकिन यही बात दूसरे बच्चों को कुछ खास पसंद नहीं आती। यूजी बहुत तेजी से यहाँ पर सिखाई जाने वाली हर एक चीज में माहिर बनता जा रहा था, लेकिन यही दूसरे बच्चों को पसंद नहीं आता। इसीलिए जब बच्चों की एक दूसरे के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग होती तब यूजी के साथ वाला बंदा उसे बहुत पीटता। लेकिन इसके बाद यूजी के पास एक लड़की आती है और वो उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? इस लड़की का नाम मर्लिन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी यूजी को चोट आती तब मर्लिन उसके जख्मों की मरहम पट्टी करती और उसके खाने पीने का भी ख्याल रखती। इसी वजह से यूजी को ये जगह अब थोड़ी पसंद आने लगी थी। और हमें ये भी पता चलता है कि कई बार ओस्लो खुद यूजी की ट्रेनिंग कराता। यूजी ओस्लो के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग करता। वो उसे सिखाता कि इससे पहले कि दूसरे उसे मारें, उसे दूसरों को मार देना चाहिए। जब भी वो लड़ने के लिए बाहर जाएगा तब भले ही उसके सामने उसका परिवार क्यों ना हो, उसे उनका सामना दुश्मन की तरह करना होगा। और सिर्फ वही यूजी का एकमात्र दोस्त है, बाकी सब उसके दुश्मन। और इसी तरह यूजी की ट्रेनिंग होती और लड़ते हुए यूजी ओस्लो को कड़ी टक्कर देता। और इसके काफी वक्त बाद आता है इनका फाइनल टेस्ट, जिसे ग्रेजुएशन एग्जाम भी कहते हैं। और इसमें पास होने के लिए बस यूजी को अपने ओपोनेंट को मारना होगा। लेकिन यहाँ उसकी ओपोनेंट होती है मर्लिन। ओस्लो यहाँ खुद मौजूद होता है इनकी फाइट देखने के लिए, जिसके बाद इनकी फाइट शुरू होती है। ये दोनों दौड़ते हैं। यूजी पहले मर्लिन में एक मुक्का मारता है और इसके बाद जब भी मर्लिन उस पर हमला करती, यूजी उसके हमलों को रोककर उसे मारकर वहीं गिरा देता है। और उससे लड़ते वक्त यूजी अपने मन में ही मर्लिन से माफी मांग लेता है। और इसके बाद वो उसमें एक लात मारता है जिससे मर्लिन का खून निकलने लगता है। और यही देखकर यूजी को अपनी माँ ध्यान आ जाती है। यूजी कहता है, आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल अपने पिता की तरह हरकत कर रहा हूँ। और इसी वजह से यूजी परेशान होने लगता है। लड़ाई पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। और इसी मौके का फायदा उठाकर मर्लिन दौड़ते हुए जाकर यूजी पर किक से अटैक करती है। और इसके बाद यूजी के सीने पर लात रखकर वहीं जोर जोर से हंसने लगती है। और हंसते हुए ही उसे बहुत सारे मुक्के मारने लगती है। ये देख ओस्लो कहता है, यूजी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम वो खूनी हो जिसने अपने ही पिता को मार दिया, इसलिए उठो और लड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने लोगों को मारते हो, तुम्हें लड़ना होगा। लेकिन मर्लिन यूजी में लात मार के उसे दूर पटक देती है और यूजी यहाँ हार जाता है। जिसके बाद हमें एक कैद खाना दिखाया जाता है। यूजी के हारने से उसकी मौत नहीं होती, लेकिन हाँ उसे इस कैद खाने में जरूर डाल दिया जाता है। जब यूजी सो रहा था, मर्लिन उस कैद खाने में आकर यूजी से माफी मांगती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है यूजी। यूजी ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो इन शब्दों को नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि ये वही शब्द थे जो उसकी माँ ने उससे कहे थे। वो शब्द जो मुझे खुद को कमजोर और असहाय समझने पर मजबूर कर देते। अगले दिन मर्लिन यूजी के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन यूजी खाना नहीं खाता। जिसके बाद मर्लिन वहीं बैठकर यूजी को बताती है, मैं जल्द ही इस जगह से ग्रेजुएट होकर चली जाऊंगी। यूजी कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। यहाँ से जाने के बाद अच्छा रहेगा कि तुम मेरे और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब भूलकर एक नई शुरुआत करो। लेकिन मर्लिन कहती है, कितना अच्छा होता अगर मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना जिंदा रह पाती। और इसके बाद मर्लिन यूजी से ये कहकर चली जाती है कि वो फिर से आएगी। लेकिन असल में मर्लिन वहां से ग्रेजुएट होकर चली गई। और एक दिन एक नर्स के जरिए यूजी को पता चलता है कि मर्लिन अपने पहले ही मिशन के दौरान एक गलती की वजह से मारी गई। जो जान यूजी सोचता है कि काश उस एग्जाम में वो पास हो जाता तो आज मर्लिन जिंदा होती। फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। यूजी को फिर से ग्रेजुएट होने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार यूजी को अपना भेष बदलकर किसी को मारना है। इसीलिए यूजी एक लड़की के कपड़े पहनकर आया है। वो इसके बाद एक होटल में आता है और उसे जिस आदमी को मारने का काम मिला है, जब यूजी उसके लिए चाय लेकर आता है तो इसके बदले में ही वो आदमी यूजी को काफी पैसे देता है। देखकर लगता है कि ये काफी अच्छा आदमी है, लेकिन यूजी अपने बैग से एक पेन निकालकर उसे इस आदमी की गर्दन में मारकर इस आदमी को मार देता है। और यहाँ जिस आदमी को यूजी ने मारा है वो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज था, ग्लेन मैकफेरसन। और इसके बाद यूजी काफी सारे कत्ल करने लगा। उसने बीच रोड पर एक औरत को लटकाकर उसे मार दिया और इसके बाद उसने एक आदमी को भी उसकी गर्दन मरोड़ के मारा। और इसके बाद पॉल ग्राहम नाम का एक और आदमी यूजी की वजह से एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है।
इसी चलती हुई कार में हमें उस आदमी की उसकी बेटी के साथ एक फोटो भी देखने को मिलती है। और पुलिस की टीम काफी वक्त तक रिसर्च करने के बाद भी इन सभी कत्लों के खूनी को नहीं ढूंढ पाई और इसी वजह से इन्होंने एक नया ऑपरेशन किया और आखिरकार हीथ ओस्लो की उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ लिया। और इसके बाद काफी सारी मिलिट्री फोर्स ओस्लो के घर तक पहुंच गई और यहाँ पर थी इन सभी सोल्जर्स की चीफ जनरल असाको। और ये सभी इसी तरह ओस्लो के घर पर हमला कर देते हैं। ये सोल्जर्स चारों ओर से ओस्लो के इस बड़े से मैंशन में घुसने लगते हैं और वहां पर मौजूद ओस्लो के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और अंदर आने पर ये मिलिट्री फोर्स सभी दुश्मनों को मार देती है। असाको ऑर्डर देती है कि यहाँ पर किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, लेकिन मेन रूम में आने पर इन्हें ओस्लो नहीं मिलता और तभी अचानक वहां पर छुपे हुए कुछ आदमी निकलकर इन पर हमला करने लगते हैं और कुछ ऑफिसर्स को मार देते हैं। असाको उनके हमलों से बचकर उन दोनों को गोली मारकर खत्म कर देती है और तभी असाको को एक ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स उसी अंडरग्राउंड रास्ते की ओर आने लगते हैं। यहाँ पर मौजूद एक दरवाजे को ये लोग एक बॉम्ब लगाकर उड़ा देते हैं और एक साथ अंदर जाते हैं। अंदर आने पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं होता, बस कोने में एक लड़की बैठी हुई है। उसे देख असाको ऑफिसर्स को गन नीचे करके कहकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तो मैम आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन तभी उसकी वो विग उतर कर गिर जाती है। असाको देखती है कि ये तो एक लड़का है, ये हमारा यूजी है जिसके हाथ वहाँ पर बेड़ियों से बंधे हुए हैं और अब यहाँ से होने वाली है यूजी की एक नई शुरुआत। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम हॉस्पिटल में असाको को अपनी एक दोस्त के साथ बहस करते हुए देखते हैं। असाको कह रही है कि वो यूजी का ख्याल रखना चाहती है और उसके इसी डिसीजन की वजह से असाको की दोस्त उस पर गुस्सा कर रही है, लेकिन असाको उसे इग्नोर कर देती है और इसके बाद यूजी के पास आकर उससे कहती है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए 40 सेकंड देती हूँ। लेकिन यूजी असाको की बात का कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए असाको यूजी के सिर पर भी मारती है। असाको की दोस्त कहती है, तुम उसे मार क्यों रही हो, उससे जरा प्यार से बात करो। असाको कहती है, इस बच्चे को अब तक प्यार नहीं मिला, अगर मैं इससे प्यार से बात करूंगी तब ये मेरी बात नहीं समझेगा, इसीलिए मुझे इससे सख्त होकर बात करनी होगी। और बच्चे अब से तुम मेरे हो, इसीलिए तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। और इसके बाद वो यूजी का चेहरा पकड़ के कहती है, सुनो, मैं एक देवी हूँ जो तुम्हें अपने आश्रय में ले रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असाको यूजी को अपने साथ अपने घर पर लेकर आ चुकी है। असाको का घर जंगल के बीचों बीच है क्योंकि यूजी काफी गंदा होता है, इसीलिए असाको कहती है सबसे पहले तुम नहाओगे। और इसके बाद असाको यूजी को उठाकर उसकी टी शर्ट उतारती है और इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी की बॉडी पर काफी जख्मों के निशान होते हैं और यूजी बिल्कुल स्केलेटन की तरह हो गया है। जिसके बाद असाको अपनी दोस्त यूरिया से खाने पीने का कुछ सामान और शराब लाने को कहती है और साथ ही यूजी के लिए कुछ कपड़े भी। अगले सीन में हम इन्हें खाना खाते हुए देखते हैं, लेकिन यूजी कुछ खा ही नहीं रहा था। तभी टेबल पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है। उसके बैठते ही यूजी उसे अपने हाथ से मार देता है, लेकिन इसके बाद वो अपने हाथ में उस मरी हुई मक्खी को पिछला हुआ देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपने पास्ट की यादें याद आ रही हैं और इसीलिए वो वहीं उल्टी कर देता है। ये देख असाको कहती है, ओह, तो इसे कुछ ऐसा याद आ गया है जो इसे याद नहीं आना चाहिए था। इसके बाद असाको उसके पास जाकर उसकी पीठ को थपथपाती है। यूजी की ऐसी हालत देख यूरिया को यूजी के लिए बुरा लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजी सो चुका है और यहाँ असाको कहती है, एक मक्खी को मारने पर उसने इतना ओवर रिएक्ट किया। यूरिया कहती है, जितना हमने सोचा था उस बच्चे के साथ उससे भी ज्यादा गलत है। असाको कहती है, जब मैं उसे नहला रही थी तब मैंने कुछ नोटिस किया, उसकी बॉडी पर 2 गन शॉट के निशान थे, साथ ही एक बड़ा कट भी था जो कि किसी चाकू से किया गया था और साथ ही 2 बोन फ्रैक्चर के निशान भी। ये बातें सुनने के बाद यूरिया भी शराब का एक कैन उठाकर उसे पी लेती है और कहती है वो बच्चा मेंटली और फिजिकली बहुत तकलीफें झेल चुका है, उसके लिए ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना ही रहेगा। असाको कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं उसकी भगवान हूँ। अब इसके अगले दिन जब यूरिया असाको के घर आती है तब हम देखते हैं कि असाको कुछ इस प्रकार यूजी के ऊपर चढ़ के उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूजी खाना खा ही नहीं रहा था।
इसीलिए यूरिया भी यूजी को समझाती है, असाको तुमसे इतनी सख्ती पेश इसीलिए आ रही है क्योंकि उसे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसीलिए प्लीज खाना खा लो। लेकिन इसके बाद हमें यूजी के खाना ना खाने की असल वजह पता चलती है। असाको ने स्पेशली यूजी के लिए उसका स्पेशल राइस पॉरेज बनाया है। यूरिया देखती है कि इसमें काफी सारी पौष्टिक चीजें हैं, जैसे ये धुंधली चीज है हिरण के गोटे, और यही जानकर यूरिया असाको के खाने को फेंक देती है। और इसके बाद वो खुद यूजी के लिए खाना बनाने लगती है क्योंकि असाको को खाना बनाना जरा भी नहीं आता। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूरिया यूजी को खाना खिलाने की कोशिश करती है और यूजी यूरिया के खाने को खाने लगता है, जो देख यूरिया को अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असाको यूजी को एक प्यारे से कुत्ते से मिलवाती है और उसे बताती है कि आज से ये यूजी का कुत्ता है और ये कुत्ता ही अब हर एक चीज में यूजी का साथी बनेगा और यूजी को इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि ये अभी एक छोटा सा पिल्ला है। और इसके बाद असाको यूजी को इस कुत्ते का नाम रखने को कहती है। यूजी कहता है जॉन। यूरिया कहती है कि ये एक फीमेल है तो तुम्हें इसका नाम जेन रखना चाहिए। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजी अब इस पिल्ले के साथ खेलने लगता है और यहाँ यूजी को काफी अच्छा लग रहा है। वो हंस रहा है और इन दोनों ने पहली बार यूजी को हंसते हुए देखा है। और यूजी को देख असाको कहती है ये लड़का बहुत जल्दी नई नई चीजें सीख जाता है, ये बहुत होशियार है, साथ ही होनहार भी। जिसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक ही असाको यूरिया को बताती है कि अब वो काम छोड़ रही है। यूरिया उसे समझाती है तुम हमारी फाउंडेशन की मेन स्पाई हो, तुम इस तरह से काम नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर तुमने काम छोड़ दिया तो हो सकता है कि कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे। असाको कहती है तुम इसके बारे में कुछ करो ना। यूरिया कहती है यूजी के आने के बाद तुम काफी बदल गई हो, क्या अब तुम्हें मरने से डर लगने लगा है? असाको कहती है हाँ, लेकिन मेरे काम छोड़ने की यही एकलौती वजह नहीं है। मुझे अपनी दाईं आंख से अब काफी धुंधला दिखाई देने लगा है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग कर पाऊंगी। यूरिया पूछती है काम छोड़ने के बाद तुम क्या करोगी? असाको कहती है मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगी। और जब यूरिया पूछती है कि यूजी का क्या होगा, सो असाको बताती है कि वो जहाँ पर भी जाएगी यूजी को अपने साथ ले जाएगी। अगले सीन में हम यूजी को भागते हुए देखते हैं क्योंकि असाको ने उससे कहा है कि जो बच्चे तेज दौड़ते हैं वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ यूजी को समझ नहीं आता कि मुझे पॉपुलर होने की क्या जरूरत है। जिसके बाद असाको यूजी से कहती है कि आगे जाकर सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें लड़ना भी आना चाहिए। तो आओ यूजी, मुझ पर हमला करो। और इसके बाद जब यूजी असाको से लड़ने की कोशिश करता है तब असाको उसे दबोच लेती है और कहती है यूजी क्या तुम स्ट्रेंथ और वायलेंस के बीच अंतर जानते हो? यूजी असाको की पकड़ से छूट असाको को दबाते हुए कहता है नहीं, आखिर इनमें क्या अंतर होगा? असाको यूजी को उठाते हुए कहती है सही से यूज की जाए तब वो स्ट्रेंथ है और गलत तरीके से यूज की जाए तब वो वायलेंस। जिसके बाद वो यूजी को जमीन में दे मारती है और फिर अपने घुटने को यूजी के पेट में मारती है और कहती है तुम्हें सही और गलत के बीच के अंतर को समझना होगा और ताकत से ज्यादा अपने दिमाग पर यकीन रखना होगा। और तभी यूजी अपने कुत्ते को आवाज लगाता है। जॉन भागते हुए आकर असाको को काट लेता है। असाको कहती है अपने कुत्ते का इस्तेमाल करना ये तो गलत बात है। यूजी कहता है तुम्ही ने तो मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने को कहा था। इसके बाद फिर से कुछ महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि असाको यूजी के लिए काफी सारी किताबें लेकर आती है क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। यूजी को बुक्स पढ़ के नॉलेज इकट्ठा करनी होगी, तभी जाकर वो लंबे वक्त तक जिंदा रह पाएगा। इसके बाद यूजी किताबें पढ़ना शुरू करता है और इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि असाको सिगरेट पीते हुए अपनी गन को साफ कर रही है और यही बात उससे यूजी आकर कहता है। लेकिन इसके बाद यूजी असाको से पूछता है कि तुम्हारा काम क्या है? तो इसके बाद असाको यूजी को बताती है कि वो जापानीज अमेरिकन यूनिफाइड एंटी टेररिज्म में सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च सेकंड का हिस्सा थी, जिसे शॉर्ट में CIRS कहते हैं। और वहाँ असाको का काम दुश्मनों से लड़ना होता था। दुश्मनों से असाको का मतलब है बुरे लोगों से। लेकिन इसके बाद असाको यूजी को देख पूछती है क्या तुमने पहले कभी गन चलाई है? यूजी कहता है कि वो ओस्लो के स्कूल में ट्रेनिंग कर चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि असाको यूजी की गन प्रैक्टिस करवाने लगती है। वो यूजी को 30 मीटर दूर का निशाना बताती है
यूजी की नजरों में उसका टारगेट फिक्स हो जाता है। वो इतनी ही दूर से एक कैन को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, जो देख असाको हंसने लगती है। लेकिन इसके बाद यूजी अगली बार में उस कैन को उड़ा देता है और इसके बाद असाको यूजी को एक तोहफा देती है। और जब यूजी इस केस को खोलता है तो इसमें थी M24 SWS और अब से ये यूजी की है। यूजी उस गन को उठाकर देखने लगता है, जिसके बाद असाको कहती है कोई पर्सन किसी चीज को करने में कितना ही बेहतर क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उस काम में कभी ना कभी कोई ना कोई कमी आ ही जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को करते रहते हैं और जो लोग ऐसा कर पाते हैं असल मायनों में वही जीनियस होते हैं। लेकिन कई बार गलतियां करने वालों को भी जीनियस कहा जा सकता है, क्योंकि वो जीनियस इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते। ये सुन यूजी कहता है कभी कभी तुम बहुत अच्छी बातें कर देती हो असाको, क्या मैं तुम्हें मास्टर कह के बुला सकता हूँ? वो कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरा शिष्य बनना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। यूजी कहता है बस मेरी जान ना जाए, बाकी सब चलेगा। और यहीं से बन गई असाको यूजी की मास्टर। कुछ महीने फिर गुजरते हैं, सर्दियों का मौसम आता है और असाको यूजी के लिए काफी सारी बुलेट्स मंगवाती है और इसके बाद वो यूजी से कहती है कि चलो शिकार करने चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक कैंप लगा लिया है और असाको यहाँ कहती है यूजी, जो शख्स एक अच्छी चाय बना लेता है वो मिलिट्री में काफी आगे जाता है। वैसे अगर कहा जाए तो चाय और तंबाकू का मिलिट्री में काफी गहरा रिश्ता होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजी इस वक्त अपनी सटीक नजरें लगाए हुए हैं एक हिरण पर, लेकिन तभी अचानक यूजी भारी भारी सांसें लेने लगता है और इसी वजह से वो हिरण वहां से भाग जाता है। जिसके बाद यूजी कहता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा असाको। वो कहती है शायद तुम बस एक बच्चे हो, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। लेकिन अगली सुबह जब यूजी की घर पर आंख खुलती है तब वो देखता है कि घर में खिड़की टूटी हुई है। वो आकर देखता है तो जॉन किसी पर भौंक रहा था। यूजी सही से देखता है कि उसके सामने एक भालू था और उसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो भालू बहुत बड़ा था। यूजी तेजी से जाकर अपने बिस्तर के नीचे से अपना केस निकालता है और जब तक यूजी वहां पर अपनी गन लेकर पहुंचता है तब तक वो भालू यूजी के कुत्ते को मार चुका था और वो उसे वहां से ले जाने लगता है। ये सब यूजी के सामने हो रहा था, लेकिन यूजी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस भालू को शूट कर पाए और इसके बाद वो भालू यहाँ से चला जाता है और यूजी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी उसी भालू की ओर दौड़कर जाने लगता है और यूजी अपने मुंह में एक चाकू भी दबाए हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि यूजी उस भालू पर शूट कर पाता, उसका पैर बर्फ की वजह से फिसल जाता है और वो वहीं गिर पड़ता है। गिरने की वजह से उसकी कन में गीली मिट्टी फंस जाती है। तभी उस भालू का ध्यान भी यूजी की ओर आ जाता है। वो यूजी की ओर उस पर हमला करने तेजी से दौड़ता है और यूजी के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी यूजी अपने मुंह से चाकू निकालकर उस भालू पर वार करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भालू यूजी की चाकू को दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब यूजी बहुत घबराया हुआ है और उसे अपनी जिंदगी के दर्दनाक लम्हे याद आने लगते हैं कि उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ है। ओस्लो की आवाज, खत्म कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। जिसके बाद यूजी मुस्कुराता है और वहीं पड़ी हुई एक पैनी लकड़ी को उठाकर उससे उस भालू की आंख फोड़ देता है और इसके बाद अपनी बंदूक के पास आकर अपनी गन को रीलोड करके उस गन को उस भालू के ऊपर लगा देता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजरें उस भालू के 2 बच्चों पर जाती हैं। वो भालू अपने बच्चों के लिए ही यूजी के कुत्ते को ले जा रहा था। वो भालू के बच्चे यूजी के कुत्ते की ओर जाने लगते हैं। यूजी ये सब जानकर रोते हुए कहता है अगर तुम्हें शिकार ही करना था तो जंगल में इतने सारे जानवर थे, मेरा ही कुत्ता क्यों? और इसके बाद यूजी इन्हीं की ओर एक बुलेट शूट करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी जॉन के गले का पट्टा लेकर असाको के पास आता है। वो असाको से आकर कहता है आखिर में मैं उस भालू को नहीं मार सका, मैं बिल्कुल नाकारा हूँ असाको। ये देख असाको यूजी को सीने से लगा लेती है और कहती है कि तुम नाकारा नहीं हो, बस तुम्हारा दिल ऐसा है। जिसके बाद यूजी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और इसके बाद शाम के वक्त वो अपने कुत्ते के गले के पट्टे को जमीन में दफना देता है और कहता है असाको, मैं फिर से उस चीज को नहीं बचा पाया जो मेरे दिल के करीब थी। मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बन के किसी की मदद करना चाहता हूँ और ऐसा करने के बाद मुझे यकीन है
कि मरते वक्त मैं मुस्कुरा कर मर पाऊंगा। असाको कहती है, मुझ जैसा बनने का रास्ता बहुत ही कांटों से भरा है। यूजी कहता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी तरह बनूंगा। असाको कहती है, कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें थोड़ा और सोच लेना चाहिए। यूजी कहता है, नहीं, अब तक मैं बहुत सोच चुका, लेकिन अब बारी कुछ करने की है। लेकिन असाको कहती है, मैं तुम्हारी भगवान हूँ, मेरी इजाजत के बिना तुम एक कीड़े को भी नहीं मार सकते, और इसी वजह से तुम ना ही उस भालू को मार पाए और ना ही उस हिरण को। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तुम खुद को बस उतना ही पुश करो जितनी तुम्हारी लिमिट है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम मर रहे थे तब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आई, और इस वक्त मेरा कर्तव्य है तुम्हें सपोर्ट करना। तुम्हें क्या लगता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तुम जैसे एक नालायक लड़के को एक बहादुर मर्द बनाने में कितना सारा पैसा खर्च करना होगा? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे हथियार, यहाँ तक कि पॉटी करने के बाद धोने के लिए तुम्हें जो पानी चाहिए होता है वो भी तुम्हें सरकार से मिलता है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तब तुम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट कहलाओगे जो सिर्फ इसीलिए जिंदा है ताकि वो दूसरों की जिंदगी की हिफाजत कर सके। और तुम्हें तब तक मरने की इजाजत नहीं होगी जब तक तुम उनका वो कर्ज ना उतार दो जितना उन्होंने तुम्हें पालने पोसने में खर्च किया है। बहुत पहले एक सोल्जर ने एक बात कही थी, तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक तुम अपने 10 दुश्मनों को ना मार दो। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज उस कहावत का मतलब होगा, तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक तुम 10 लोगों की जान ना बचा लो। तुम्हें मरने की इजाजत तभी होगी जब तुम 10 लोगों की जान बचा चुके होगे। लेकिन तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे लिए 10 नहीं 5 लोग। तुम तभी मरोगे जब तुम 5 लोगों को बचाओगे। यूजी कहता है, यस मैम। जिसके बाद असाको कहती है, भले ही तुम खुद को बचाने के लिए गन का ट्रिगर दबा पाओ या नहीं, लेकिन तुम्हें दूसरों को बचाने के लिए गन का ट्रिगर दबाना होगा, वो भी बिना हिचकिचाए, समझे? यूजी कहता है, हाँ। अगले सीन में कुछ वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि यूजी खाना बना रहा है। वहीं यूरिया और असाको शराब पी रहे थे और यहाँ असाको बताती है कि यूजी अब वर्जिन नहीं रहा। और ये बात सुन यूरिया हैरान रह जाती है और इसके बाद वो पूछती है कि इसका मतलब क्या है। असाको बताती है, मैंने उसके साथ वो कर लिया है। यूरिया कहती है, आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो? वो कहती है, उसको इन चीजों के बारे में सिखाना जरूरी था, वरना वो तुम्हारी ही तरह वर्जिन रह जाता। और इसके अलावा हम दोनों को एक साथ रहते हुए 2 साल गुजर चुके हैं और अब हमें वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि असाको और यूजी एक साथ नहा रहे हैं और यहाँ असाको को पता चलता है कि आज यूजी का बर्थडे है। जो जान असाको पूछती है, तो तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन में क्या तोहफा चाहिए? यूजी कहता है, एक अच्छा ख्याल रखने वाला। जो सुन असाको यूजी को काट लेती है और इसके बाद कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगी जो मैं काफी वक्त से संभाले हुए थी, मैं खुद। लेकिन ये जानकर भी यूजी को कोई एक्साइटमेंट नहीं होती और इसके बाद इन दोनों के बीच वो कार्यक्रम हो गया। और अब प्रेजेंट में असाको यूरिया से माफी मांगती है क्योंकि यूरिया यूजी के साथ पहले करना चाहती थी। जिसके बाद यूरिया पूछती है कि बस एक बार ही किया है? असाको कहती है, नहीं, हम लोग हफ्ते में लगभग 5 से 6 बार करते हैं। तभी यूजी खाना लेकर आ जाता है और खाना रख के वो कपड़े धोने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी असाको को एक अच्छा आइडिया आता है क्योंकि यूरिया एक वर्जिन है, सो वो यूरिया से कहती है कि क्यों ना वो यूजी के साथ वो सब कर ले। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूरिया काफी सारे कैंस को खाली कर देती है और इसके बाद असाको यूजी को आवाज देती है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल मिशन है, जाओ यूरिया को यहाँ से ले जाओ और इसके साथ अच्छे से वक्त बिताओ। ये सुन यूजी यूरिया को वहाँ से खींच कर ले जाता है और असाको कहती है कि इस पर जरा भी रहम मत दिखाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजी यूरिया के ऊपर लेटा हुआ है और इसके बाद वो यूरिया के साथ वो सब करना शुरू कर देता है और आखिर में बस यूरिया के चिल्लाने की आवाज आती है। अब इसके बाद एक दिन यूजी को किचन में से कुछ आवाज आती है। वो किचन में जाकर देखता है असाको के हाथ से चाकू नीचे गिर गया था। यूजी पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। असाको कहती है, माफ करना यूजी, खाना तुम्हें ही बनाना होगा। जिसके बाद यूजी असाको को पकड़कर उसे सोफे पर बैठाने के लिए ले जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब उसे शराब पीना बंद कर देना चाहिए। शराब उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि अब उसके पास परिवार के नाम पर सिर्फ असाको ही है। असाको यूजी की बात नहीं मानती, लेकिन देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि असाको की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और असाको ने चुप चुप रहना शुरू कर दिया।
और इसके बाद एक दिन यूजी असाको को आकर बताता है कि उसका फोन बज रहा है। असाको कहती है जिसका भी फोन हो उससे कह दो कि आज का दिन सही नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन जब यूजी फोन कॉल उठाता है उसे बताया जाता है कि एक अर्जेंट काम है और ये ऑर्डर्स सीधे आकासाका से आए हैं, जो कि स्पेशल ऑर्डर्स आर्टिकल 9 के अंदर आते हैं, इसीलिए तुम मना नहीं कर सकते। इसीलिए यूजी जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन असाको की हालत सही नहीं थी, इसीलिए यूजी खुद जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम यूजी को बाइक पर देखते हैं। ये असाको की बाइक है और यूजी तेजी से दूसरे शहर की ओर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर घर पर यूरिया असाको का हालचाल पूछने आती है और वो उससे कहती है कि कल काम के दौरान असाको उसे इग्नोर क्यों कर रही थी। उसकी ये बात सुन असाको कहती है तुम क्या कह रही हो, मैं तो काम पर गई ही नहीं। और उस वक्त यूजी चाय बना रहा था। इसके बाद यूजी चाय लेकर आता है और अब यूरिया जान चुकी है कि असाको के बदले में यूजी उसका काम करने गया था और इसी वजह से अब यूरिया काफी परेशान हो रही थी। असाको कहती है कि इतना परेशान मत हो, लेकिन तभी यूजी कहता है मैंने जो किया वो अपनी मर्जी से किया, क्योंकि मैं उसके लिए ये करना चाहता था, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यूरिया कहती है लेकिन फिर भी ये गलत है। असाको कहती है तुम्हें तो अपने अलावा हर किसी की बात गलत ही लगती है, तुम हमेशा बस दूसरों को ऑर्डर्स देती हो। यूजी कहता है यूरिया के साथ ऐसे बात मत करो, वो तुम पर गुस्सा इसीलिए कर रही है क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारा खतरनाक काम करना पड़ा। जो सुन असाको कहती है देखो यूरिया, मैं समझती हूँ कि तुम्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई नियमों को तोड़े, इसीलिए यूजी क्या तुम्हें इस काम के लिए लाइसेंस चाहिए। लेकिन तभी यूरिया कहती है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे यूजी, ये बहुत ही खतरनाक काम है। लेकिन असाको कहती है यूजी तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। यूजी कहता है मैं जीने की एक वजह चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि किसी दिन मैं किसी की मदद कर सकूं। लेकिन यूजी की ये बात सुन यूरिया यूजी को वहां से ले जाती है उसे समझाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यूजी ये काम करे। असाको कहती है ये लड़की भी ना। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरिया यूजी को एक पुल के पास लाती है और उसे समझाती है मैं मानती हूँ कि तुम्हें जीने की कोई वजह चाहिए, लेकिन तुम कोई दूसरा रास्ता भी तो अपना सकते हो। लेकिन यूजी कहता है मैंने एक बार असाको से कहा था कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, और उस वक्त उसने क्या कहा पता है कि इस दुनिया को दो असाको की जरूरत नहीं है। और यूरिया इस बारे में पहले से जानती थी क्योंकि असाको यूरिया को ये पहले बता चुकी है। यूजी कहता है मैं असाको के रास्ते पर ही चलूंगा और उसे अपना रास्ता बनाऊंगा। ये सुन यूरिया कहती है मैं तुमसे एक और बार पूछती हूँ, क्या तुम्हें अपने फैसले पर यकीन है। यूजी कहता है हाँ। ये सुन यूरिया कहती है चलो ठीक है, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। यूजी कहता है बोरिंग होने से तो अच्छा ही है कि जिंदगी में थोड़ी उथल पुथल मची रहे, और यही है यूजी का पहला कदम CIRS में एक स्पेशल एजेंट बनने का, बिल्कुल असाको की तरह। लेकिन इसके लिए यूजी को अमेरिका जाना होगा, एक मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी में, जहां उसे उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और वहां पहुंचने तक असाको यूजी के साथ रहेगी। वो हंटिंग स्कूल में एक पार्ट टाइम जॉब करेगी एज एन इंस्ट्रक्टर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजी एक बस में बैठकर उसी मिलिट्री स्कूल की ओर जा रहा है और यहाँ एक आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसे इग्नोर ही कर देता है। यूजी के साथ ये 3 लोग भी इस मिलिट्री स्कूल में आए हैं। तभी एक ऑफिसर कहता है जल्दी जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। जिसके बाद ये चारों यहाँ से भाग कर जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी फिजिकल जांच होती है और यूजी फिजिकल जांच में पास हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इस टकलू को, इसका नाम डैनियल है, और यहाँ पर इसको इसके साइज के जूते ही नहीं मिले। यूजी कहता है कि उसे अपने नाप के जूते ले लेने चाहिए वरना इन छोटे जूतों से उसे दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद एक मिलिट्री ऑफिसर इन सभी नए आए हुए स्टूडेंट्स को कुछ बातें बताता है और इसके बाद हमें इनके कमरे दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये सभी सोने वाले हैं। और यहाँ पर ये टकलू यूजी से उसका नाम पूछता है, जिसके बाद ये लड़का भी अपना नाम बताता है डैनियल। मेरे दोस्त मुझे डैनी कहकर बुलाते हैं। और ऐसे ही इनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है, लेकिन सब बेफिजूल। लेकिन हाँ, काइंड ऑफ इनके बीच दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। और इसके बाद रात के वक्त हम इन्हें सोते हुए भी देखते हैं। और इसके बाद अगले दिन हम इन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं और इनकी ये जो मैडम है वो बहुत खतरनाक है और ये औरत इन सभी को गालियां दे रही थी। और इसके बाद ये औरत यूजी के पास आकर कहती है तुम 9029 हो, असाको के स्टूडेंट, तुम्हारी मास्टर और मैं
एक ही ग्रुप में थे और उस औरत के मुझ पर बहुत सारे कर्ज हैं। मैं तुम पर एक्स्ट्रा ध्यान दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी की रनिंग प्रैक्टिस होती है और डैनी इन सब में सबसे पीछे रह जाता है क्योंकि उसे स्मोकिंग करने की आदत है। इसके बाद इनकी स्विमिंग ट्रेनिंग होती है। एग्नेस इन सभी को चिल्ला चिल्ला कर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। इसके बाद वक्त आता है इनके लंच टाइम का और यहाँ यूजी के सामने डैनियल एग्नेस की बुराई करने लगता है। जब भी उस औरत का मुंह खुलता है वो बस हमें गालियां ही देती है। कितनी घटिया औरत है। मुझे नहीं लगता कि उसकी कभी शादी होगी। आखिर ऐसे रवैये वाली औरत से कौन शादी करना चाहेगा। यूजी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो वो काफी प्यारी लगती हैं। डैनी कहता है ए 2-4 स्क्रू ढीले हैं क्या दिमाग के। लेकिन तभी यूजी खड़ा होता है। मैम, आप जो हमें ट्रेनिंग देती हैं वो बहुत ही लाजवाब है। और इसके बाद डैनी घबराना शुरू कर देता है क्योंकि एग्नेस ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। और इसके बाद मैडम डैनियल को अपने साथ ले जाती हैं। साथ ही मैडम यूजी को भी ले जाती हैं क्योंकि डैनियल और यूजी पार्टनर्स हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन सभी की शूटिंग ट्रेनिंग होती है और इनके ट्रेनर ये देख हैरान हो जाते हैं कि यूजी के 15 निशाने बिल्कुल सही बैठे, जो देख इन्हें लगता है कि यूजी झूठ बोल रहा है। लेकिन एग्नेस मैडम आकर बताती हैं कि नहीं, ये सच है, ये लड़का बहुत स्पेशल है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असाको बेस्ट स्नाइपर शूटर है, उससे अच्छा निशाना कोई नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट की नजरें यूजी पर जाती हैं। इसके बाद मैडम इन सभी को बताती हैं कि शूटिंग ट्रेनिंग में ये लोग पहले नंबर पर आए हैं, इसीलिए अब ये लोग यहाँ एक पार्टी करेंगे। डैनी कहता है आखिर हमने ये कर ही दिखाया। इसके बाद जब यूजी अपने बिस्तर पर लेटकर कुछ पढ़ रहा था तभी ये लड़की उसके पास आती है। तुम ही हो ना वो जैपनीज पर्सन जिसने शूटिंग प्रैक्टिस में पहला स्थान पाया, और तुम्हारा नाम कितना अजीब है, इसलिए मैं तुम्हें जीनी कहकर बुलाऊंगी। यूजी पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहती है मेरा नाम मिली स्टैन है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। यूजी कहता है अरे यार, मेरी जिंदगी में कैसी औरतें भरी पड़ी हैं। इसके बाद हमें स्विमिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर यूजी ने मिली को जकड़ा हुआ है क्योंकि उसने यूजी पर पीछे से हमला करने की कोशिश की थी। और वो उससे कहता है अब तुम मुझ पर हमला नहीं करोगी ना, पहले वादा करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है ठीक है मैं वादा करती हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शूटिंग कंपटीशन में मिली दूसरे नंबर पर आई है और उसका पूरा नाम मिलिएला स्टैनफील्ड है, लेकिन वो सबको अपना नाम मिली स्टैन बताती है। मिली कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक और राउंड करो। यूजी उसमें एक मुक्का मार देता है जिससे बेचारी की नाक से खून निकलने लगता है। यूजी को लग रहा था कि मिली उसके साथ लड़ना चाहती है, इसीलिए उसने उसमें एक मुक्का मार दिया, लेकिन असल में उसे एक शूटिंग मैच करना है। जिसके बाद हम इन दोनों को शूटिंग एरिया में देखते हैं। इनके मैच के रूल सिंपल हैं। 200 मीटर दूर एक खाली टोमेटो कैन है जिस पर इन्हें निशाना लगाना है और हारने वाले को जीतने वाले की सारी साफ सफाई करनी होगी। जिसके बाद यूजी शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। मिली बताती है कि उसके पिता ने बिल्कुल ऐसा ही शॉट तब मारा था जब वो अपने काम पर थे। तुम्हें शायद से मेरी बात झूठ लग रही होगी, लेकिन ये सच है। मैं भी अब तक इस शॉट को नहीं मार पाई हूँ, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में इतनी काबिलियत है या नहीं। लेकिन मेरे पिता की बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वो काफी शराब पीते हैं। ये सब सुन यूजी पूछता है मिली आज हवा का रंग क्या है, क्योंकि मुझे अब अंदर से फीलिंग आ रही है कि मेरी बुलेट उस कैन को शूट करने वाली है। और एक ही बुलेट में यूजी उस कैन को उड़ा देता है, जो देख मिली हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यूजी ने ये कैसे कर लिया। लेकिन यूजी कहता है मैं एक जीनियस हूँ, तुम्हें समझ आ चुका होगा कि हम दोनों की काबिलियत में कितना अंतर है। और इसके बाद यूजी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता की बात पर यकीन करना चाहिए। और यहाँ यूजी को देख मिली थोड़ा शर्मा रही होती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मैडम इन दोनों पर बहुत गुस्सा करती हैं क्योंकि ये दोनों बिना किसी की इजाजत के शूटिंग फील्ड में गए थे। और यहाँ यूजी का पहला सेमेस्टर खत्म हुआ। अगला सेमेस्टर यूजी का फाइनल सेमेस्टर होगा। लेकिन अभी के लिए यूजी को असाइन किया गया है समुद्र के बीच एक प्लाटून में, और अब इस बड़ी सी नाव में भी इनकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर यूजी के साथ डैनियल भी होता है। डैनियल यहाँ पूछता है हमारे काम से हमें जो पैसे मिले थे तुमने उसका क्या किया। मैंने तो एक कार खरीदी है। यूजी कहता है कि मैंने एक लड़की वाली घड़ी खरीदी है। डैनियल कहता है मिली के लिए तुम दोनों ने अब तक क्या क्या कर लिया है, लेकिन उस लड़की को संभालना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उसकी ये बात मिली सुन लेती है क्योंकि वो उसके पीछे ही थी। डैनियल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो मिली। मिली बताती है कि वो भी इनके साथ इसी शिप पर है। भैया यूजी के लिए तो परेशानी बस बढ़ रही है। लेकिन तभी
इन तीनों की नजरें वहीं पर एक आदमी पर जाती हैं जो एक गेम खेल रहा था, स्टेप सिस्टर वाला, और इस गेम को खेलते हुए वो पागल हो रहा था। डैनी कहता है, क्या ये सब लोगों के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है? वैसे इसी तरह यूजी की ये ट्रेनिंग चलती रहती है। इसके बाद लंच ब्रेक के दौरान डैनी यूजी से आकर पूछता है कि क्या उसने इमॉर्टल रॉबी के बारे में सुना है? मैंने सुना है कि वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है, चलो उसके बारे में और पता लगाते हैं। मिली पूछती है कि हम ऐसा कैसे करेंगे? डैनी कहता है, आज के टाइम पर एक कंप्यूटर से सब कुछ किया जा सकता है। और इसके बाद हमें इन भाई साहब को दिखाया जाता है जो अपना स्टेप सिस्टर वाला गेम खेल रहे थे और इस गेम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी ये तीनों पीछे से आ जाते हैं। डैनी कहता है कि हमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, लेकिन वो डैनी की बातों को इग्नोर करते हुए अपने गेम को ही एंजॉय किए जा रहा था, ये स्टेप सिस्टर वाला गेम। जिस बात से गुस्सा होकर मिली उसमें एक लात मार देती है, जिसके बाद इन सभी को पता चलता है कि इमॉर्टल रॉबी AKA रॉबर्ट वॉल्सन यही है, जो जानकर ये भी हैरान होते हैं। मिली कहती है कि ये कहां से इमॉर्टल हो गया, लेकिन दोस्तों इसे इमॉर्टल नहीं बल्कि इमोर्टो कहा जाता है। वो क्या है कि मिली और डैनी जैसे जो अमेरिकन लोग होते हैं वो जापानीज वर्ड्स को थोड़ा मिला देते हैं, इसी वजह से इमोतो का इमॉर्टल हो गया। और ये जानकर डैनी तो अपना सिर ही पकड़ लेता है। और इसके बाद रॉबर्ट यूजी से कहता है कि तुम एक जापानीज हो, है ना, ओताकू नेशन से। क्या ये सच है कि जापान में ऐसे प्राइवेट रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पर लड़कियों के ऊपर खाना रखकर सर्व किया जाता है? यूजी कहता है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी जो मिलिट्री फोर्स होती है वो एक आइलैंड पर आती है और यहाँ इनके ग्रुप को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और इसके बाद इनके ग्रुप को जंगल में भेज दिया जाता है। अब यूजी के ग्रुप में कितने महान लोग हैं वो हम जानते हैं। मिलिएला स्टैनफील्ड, एक ऐसी लड़की जो बार बाथरूम्स में अपने जिस्म को बेचा करती सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए। डैनियल बॉर्न, जो कि पहले एक कार चोर रह चुका है। रॉबर्ट वॉल्सन, जिसे सिर्फ 2 डायमेंशनल चीजें ही पसंद हैं, जैसे एनिमे या स्टेप सिस्टर गेम। और आखिर में यूजी कजामी, एक ऐसा डरपोक स्नाइपर जो एक आदमी तक को नहीं मार पाया। तभी डैनी कहता है, हे यूजी, वो देखो कितनी बड़ी चिड़िया है, क्यों ना इसे मारकर खाया जाए। जिसके बाद यूजी इस चिड़िया पर निशाना लगाता है और एक ही बुलेट में इसे मार देता है। डैनी कहता है, वाह तुम तो कितने माहिर हो। मिली कहती है, यूजी तो ये निशाना आंखें बंद करके भी लगा लेता, लेकिन तभी यूजी को फिर से उल्टी आने लगती है। जिंदा चीजों को मारने में उसे अभी भी बहुत दिक्कत होती है। उसे लग रहा है कि जिस तरह से उसने एक चिड़िया को मारा, क्या होगा अगर वो एक इंसान को मारेगा। इसके बाद जंगल के रास्ते से होकर ये लोग अपने बेस तक पहुंचते हैं। यहाँ एक सोल्जर इन सभी से कहता है कि अंदर बस चलते जाना, किसी भी चीज को ज्यादा देखना मत, यही अच्छा रहेगा। जिसके बाद ये सभी अंदर आते हैं। इस टनल में टॉर्च की रोशनी से ये लोग काफी सारे मरे हुए सोल्जर्स को देखते हैं। तभी डैनियल कहता है, इनकी ओर ज्यादा मत देखो वरना इनके लिए तुम्हें दुख होने लगेगा। जिसके बाद ये चारों टनल के दूसरी ओर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें इनका बेस कैंप दिखाया जाता है और इस वक्त बारिश हो रही है। हम एक तंबू के अंदर इन तीनों को देखते हैं। तभी इनके पास एडी नाम का एक और सोल्जर आता है और ये बंदा यूजी को जानता था। डैनी पूछता है कि ये कौन है। यूजी बताता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप पर आने के बाद मैंने एक शूटिंग इंस्पेक्शन लिया और मुझे उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया जो लोग शूटिंग में काफी कमजोर थे। और वहीं यूजी मिला एडवर्ड वॉकर यानी एडी से। जिसके बाद एडी एग्जाम में पास हो गया और उसे इस जगह पर असाइन कर दिया गया। नेक्स्ट सीन में हमें इनका ग्रुप लीडर दिखाया जाता है, जस्टिन माइक मेयर, और ये आते ही बहुत ज्यादा बोलने लगता है। साथ ही इनके ग्रुप का नाम भी रख देता है, द अनवांटेड चाइल्ड प्लाटून। और इतनी सारी बातें सुनकर ये लोग दंग रह जाते हैं। द अनवांटेड चाइल्ड प्लाटून ये नाम इसीलिए रखा है क्योंकि जब भी ग्रुप्स बनाने की बारी आती है तो हर बार कुछ बच्चे अकेले ही रह जाते हैं, उन्हें कोई भी ग्रुप अपने में शामिल नहीं करता। और वो हैं ये लोग, जिसमें सिर्फ अजीबोगरीब बच्चे शामिल हैं। लेकिन यहाँ सबसे अजीब मैं हूँ। मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और एक डेंटिस्ट बनने की कोशिश की, लेकिन ना जाने कैसे मैं एक मिलिट्री फिजिशियन बन गया और अब मैं यहाँ लोगों को मार रहा हूँ। लेकिन वो क्या है ना बच्चों, हमें सपनों से हटकर हकीकत को अपनाना पड़ता है क्योंकि युद्ध भूमि में नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। और इसी वजह से मुझे तो अपना नाम तक पसंद नहीं है। अगर हो पाता तो मैं तो अपने नाम को कुत्तों को खिला देता।
इस आदमी की बातें सुन बाकी सबका पता नहीं, लेकिन डैनी की हालत ज्यादा खराब हो रही है। तभी जस्टिन कहता है, आखिर मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे कॉफी पीनी है। एलिसन, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तभी एडी बताता है कि एलिसन कुछ दिन पहले अपनी ड्यूटी के दौरान मारा गया। जस्टिन कहता है, क्या वो मारा गया? तो अब उसके बिना मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ आता ही नहीं, वही तो मेरे मुंह से बदलता था। लेकिन अगर किसी की जान ना जाए तो फिर हम ऐसी दिक्कत में फिर से फंसेंगे ही नहीं। हाँ, यही करना चाहिए। और अब मैं तुम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। ऐसे 3 तरह के प्रोफेशंस होते हैं जिनमें परसिस्टेंस होना और कभी हार न मानना काबिल तारीफ होता है। पहले हैं साइंटिस्ट, दूसरे हैं डेप्ट कलेक्टर्स और तीसरे 5 सेकंड के अंदर तुम लोग बताओ। ये बात सुन रॉबर्ट तुरंत अपने लैपटॉप में सर्च करने लगता है, लेकिन तभी यूजी कहता है, तीसरे हैं सोल्जर्स। जस्टिन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। सोल्जर्स परसिस्टेंट होते हैं, वो कभी हार नहीं मानते और आखिर तक लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब जान बचाने की बारी आए तब भागना ही बेहतर होता है। वैसे क्या तुम लोगों ने बुश डॉग्स के बारे में सुना है? वो बहुत ही चालाक जानवर होते हैं। जब उन पर खतरा आता है तब वो अपनी जी जान लगाकर तेजी से पीछे भागते हैं और हमें उन्हीं से ये चालाकी सीखनी चाहिए कि जब भी हमें खतरा महसूस हो तब हम तेजी से वहां से भागें। इसीलिए मैं हमारे इस प्लाटून का एक नया नाम रखता हूँ, द अनवांटेड चाइल्ड प्लाटून से अब हमारा प्लाटून है बुश डॉग्स प्लाटून। और इस नए नाम को सेलिब्रेट करने के लिए चलो एक जश्न करते हैं। चलो तुम सभी मेरी तरह अपनी अपनी गन पकड़ लो और जोर से चिल्लाकर कहो, आरफू। यूजी कहता है, हमें ये करना ही होगा वरना इनकी बकवास खत्म नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी ने अपनी अपनी बंदूकें पकड़ ली हैं और इसके बाद ये सभी भी अपने प्लाटून लीडर की तरह आरफू करना शुरू कर देते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजी का ग्रुप दुश्मनों के लिए जमीन के अंदर लैंड माइन्स बिछा रहे हैं और फिर हर दिन का इनका यही काम रहने लगा, गड्ढे खोद खोद कर उनमें लैंड माइन्स बिछाना। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और आखिर में वो दिन आता है जब इनको दुश्मन का सामना करना है। रॉबर्ट को सिग्नल मिलता है कि दुश्मन इनसे 800 मीटर की दूरी पर है। जस्टिन पूछता है, क्या ये सच में दुश्मन ही है? कोई जंगली जानवर भी तो हो सकता है। लेकिन यूजी कहता है ये दुश्मन है और यूजी की बात पर मिली और डैनी को पूरा यकीन होता है, जो देख जस्टिन भी यूजी की बात मान लेता है और कहता है, पहले हम ये देखेंगे कि दुश्मन की तादाद कितनी है। अगर वो ज्यादा हुए तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद यूजी इन सभी को रास्ता दिखाना शुरू करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुश्मन के साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई है और यूजी को इंसानों को मारने में अभी भी वही दिक्कत आ रही थी। डैनी उसके पास आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मदद हम तक जल्दी आ जाएगी, बस कुछ देर और। यूजी कहता है, तब तक ना जाने मुझे कितने लोगों को मारना होगा। जस्टिन कहता है, मुझे लगता है अभी हमें 17 दुश्मनों को और मारना है। तभी हम देखते हैं कि मिली यूजी के लिए कुछ बुलेट्स लेकर आती है। डैनी कहता है, मिली तुम जानती हो ना इस वक्त यूजी अपनी गन अच्छे से नहीं चला पा रहा है। लेकिन तभी यूजी कहता है, मैं एक लड़की के सामने इतना असहाय नहीं दिख सकता। डैनी तुम मेरे ऊपर मिट्टी और पत्ते डाल दो, मैं अकेला इन पर हमला करूंगा। डैनी कहता है, मैं अपने दोस्त को खतरे में छोड़कर नहीं जाने वाला, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। यूजी कहता है, चिंता मत करो डैनी। इसके बाद मिली यूजी को बुलेट्स देकर कहती है, मुझे तुम पर यकीन है, इसीलिए अपना बेस्ट करना। तभी जस्टिन आकर कहता है, यूजी तुम्हारे पास ये 9 बुलेट्स हैं, इनसे तुम्हें 9 दुश्मनों को मारना होगा। यूजी कहता है, हाँ मैं उन 9 को जरूर मारूंगा। जिसके बाद जस्टिन कहता है, जब यूजी दुश्मन पर हमला करेगा तब हम लोग अलग अलग जगह छुप जाएंगे और मदद के आते ही तेजी से यहाँ से भागेंगे। डैनी कहता है, तुम्हारा ये प्लान पागलपन से भरा हुआ है। रॉबर्ट बताता है कि मदद आने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। जिसके बाद जस्टिन कहता है, बुश डॉग प्लाटून काउंटर अटैक। जिसके बाद मिली और डैनी दुश्मन की ओर जाते हैं और पेड़ों के पीछे से छुपकर दुश्मन पर हमला करने लगते हैं। और यहाँ जस्टिन कहता है, यूजी शायद जब तक मदद आए तब तक बहुत देर हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यूजी को इंसानों को मारने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी यूजी हिम्मत करके ऐसा करने के लिए तैयार था। और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके अपने साथियों के बारे में सोचता है जिनके साथ वो यहाँ लड़ रहा है। मिलिएला स्टैनफील्ड जिसे यूजी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, डैनियल बॉर्न जिसने यूजी को अपना दोस्त कहा है और उसे अकेला
खतरे में छोड़कर भागने से इनकार कर दिया। रॉबर्ट वॉल्सन, वो यहाँ से भागकर अपना गेम खेलना चाहता होगा, लेकिन वो यहाँ है। एडवर्ड वॉकर, जो यूजी की बहुत इज्जत करता है, और यही जस्टिन यूजी को बता रहा था कि ये सब तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारा परिवार, और उन सबको तुम पर यकीन है, और उनके लिए तुम्हें अपने दुश्मन को मारना होगा। यूजी कज़ामी, अगर तुमने इस वक्त अपने कदमों को पीछे किया तब तुम्हारे दोस्त यहाँ मारे जाएंगे। जो सुन यूजी कहता है, मैं दुश्मन को मारूंगा। और इसके बाद यूजी दुश्मन को मारना शुरू करता है। उसका हर एक शॉट निशाने पर लग रहा था, लेकिन उन्हें मारते वक्त उसके हाथ कांप भी रहे थे। लेकिन यूजी ये सोचते हुए हिम्मत दिखा रहा था कि कोई भी मुझसे मेरी कीमती चीज नहीं छीन सकता। और इसी तरह यूजी 9 दुश्मनों को मार देता है। जस्टिन कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया यूजी, लेकिन वहाँ और भी दुश्मन मौजूद होते हैं, इसीलिए यूजी उन्हें मारने के लिए वहाँ जाने की कोशिश करता है। लेकिन जस्टिन उसे रोक लेता है और उससे आराम करने को कहता है, जिसके बाद यूजी वहीं सो जाता है और फिर वहाँ से बहुत तेज रोशनी आती है। अगले सीन में जब यूजी की आंख खुलती है तब वो खुद को मिली की गोद में पाता है। मिली उसे बताती है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। यूजी देखता है कि वहाँ पर उनकी मदद के लिए काफी सारे सोल्जर्स आ गए थे, जो देख दुश्मन वहाँ से भाग गए। तभी यूजी कहता है, मैं फिर से जिंदा बच गया। मिली कहती है, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त हैं, और अगर कोई बड़ा खतरा आया तो हम वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि हम बुश डॉग्स प्लाटून हैं। और ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। ये लोग अभी भी दुश्मनों से लड़ने के लिए जाते हैं और एक साथ मिलकर दुश्मन का सामना करते हैं। और यूजी और डैनी के क्या ही कहने, ये लोग तो पागल हो जाते हैं लड़ते हुए, और इसके बाद दुश्मन से उनका कीमती सामान भी छीन लेते हैं। लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि यूजी जस्टिन के लिए कॉफी लेकर आता है। तभी एक जख्मी सोल्जर पूछता है, क्या हम लोग लड़ाई जीत गए? डैनी कहता है, शायद, क्योंकि हमने जितने दुश्मन के लोगों को मारा है, हमने उतने ही अपने साथियों को खोया भी है। तो मुझे नहीं पता कि ये जीत हुई या हार, लेकिन हम सोल्जर्स हमेशा वही करते हैं जो हमें करने के लिए कहा जाता है। और ऐसे ही वक्त गुजरता है और इनकी इस ट्रेनिंग का अंत होता है और वक्त आता है इन सभी के घर जाने का। और यूजी यहाँ से काफी सारी नई यादें लेकर जा रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं जब यूजी जा रहा था तब मैडम एग्नेस कहती हैं, तुम्हारी स्किल्स बहुत बढ़िया हैं, तुम्हें यहाँ आसानी से कोई भी जॉब मिल जाएगी। यूजी कहता है कि इस वक्त मुझे जाना होगा, लेकिन कभी भी आपको मेरा कोई काम पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। मिस एग्नेस कहती हैं, ओहो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। आखिर में यूजी कहता है, कैप्टन एग्नेस, मैं हमेशा आपका रेडी रहूंगा, और जब भी कोई काम पड़े मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। हम देखते हैं कि मिली यूजी को जाते हुए खिड़की से देख रही थी। वो यूजी को अलविदा कह चुकी है। डैनी कहता है, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? मिली कहती है, मैं जिंदगी भर उसका पीछा थोड़ी करती रहूंगी, और तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। मिली की हालत देख डैनी वहां से चला जाता है, और उसके जाने के बाद मिली फिर से यूजी को जाते हुए देखने लगती है और कहती है, भगवान प्लीज आप यूजी का ख्याल रखना और उसको जिंदगी में बहुत सारी खुशियां देना। और इसके बाद यूजी प्लेन में बैठकर यहाँ से चला जाता है, और इसके बाद वो सीधा आता है उस जंगल में जहाँ वो असाको के साथ रहता था। वो इस बात से खुश होता है कि आखिरकार एक बहुत लंबे वक्त के बाद वो असाको से मिल पाएगा। जब वो घर के पास पहुंचता है तो वहाँ उसका इंतजार कर रही थी असाको, और वो उससे कहती है, वेलकम बैक, तुम पहले से ज्यादा हट्टे कट्टे लग रहे हो। इसके बाद ये दोनों एक साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ यूजी कहता है, असाको, आज जब मैं यहाँ आया और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तब मुझे पहली बार इस बात की खुशी हुई कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूँगा, इसीलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुन असाको मुस्कुरा कर कहती है, मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए, बेवकूफ। और इसके बाद यूजी खिड़की के पास आकर आसमान को देखने लगता है। इसके कुछ दिन बाद जब यूजी घर पर नहीं था तब हम असाको को खाना खाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसकी चॉपस्टिक नीचे गिर जाती हैं, और जब वो उन्हें उठाने जाती है तब उसे बहुत ही कमजोरी महसूस होती है, और वो कहती है, शायद से अब वो वक्त आ गया है। दूसरी ओर सिटी में हम यूजी को यूरिया के साथ देखते हैं, और यहाँ पर यूजी को ऑफिशियली असाको का 90-29 टाइटल मिल चुका है। इसके बाद यूजी घर आता है
जहाँ पर असाको अभी भी शराब पी रही थी और यूजी को अपने एक मिशन की वजह से कुछ वक्त के लिए यहाँ से जाना पड़ रहा है। अगले सीन में हम यूजी को कोलंबिया में देखते हैं और यहाँ पर उसे इस छोटी सी बच्ची का बॉडीगार्ड बनाया गया है। लेकिन तभी उसे यूरिया का कॉल आता है और वो यूजी को जल्द से जल्द जापान वापस आने को कहती है क्योंकि असाको की तबीयत खराब है। तभी ये बच्ची उससे पूछती है कि क्या हुआ। यूजी कहता है मुझे वापस जाना होगा। यूजी तुरंत फ्लाइट पकड़ के जापान वापस आता है और उसे पता चलता है कि बहुत पहले असाको को एक मिशन के दौरान एक गहरी चोट आई थी और उसी चोट की वजह से अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसकी कंडीशन अब बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब वो भी असाको को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यूजी तुरंत घर पर आकर पूछता है कि असाको की हालत कैसी है। यूरिया बताती है कि उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। जिसके बाद यूजी असाको के पास आता है। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। असाको कहती है वेलकम बैक, लेकिन अब मैं मरने वाली हूँ। यूजी कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो कहती है हे, तुम मर्द होकर इतनी आसानी से कैसे रो सकते हो। यूजी कहता है मेरे सामने वो औरत मर रही है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। असाको कहती है कि यूजी, मरते वक्त ही हमें जिंदगी के असल मायने समझ आते हैं और जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी जीती आ रही थी, मेरी मौत होना तय था, लेकिन अब मरते वक्त ही सही, लेकिन मुझे थोड़ा समझ आ रहा है। मैं एक सोल्जर हूँ। सोल्जर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और मर जाते हैं। वो लोगों को बचाते हैं और लोगों को मारते हैं और उसी वजह से आज तुम जिंदा हो यूजी। यूजी कहता है मेरी जान बचाकर अब तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तो धोखेबाजी हुई। तुमने मुझे जिंदगी जीना सिखाया और अब तुम ही मेरी जिंदगी से जा रही हो। ये सही नहीं है असाको। असाको कहती है अब तुम्हें अपने लिए जिंदा रहना होगा। अब तुम इतने बहादुर बन चुके हो कि अपनी जिंदगी में जो चाहो वो पालो। मैंने तुम्हें इसी तरह से बड़ा किया है। यूजी कहता है नहीं असाको, मैं अपनी जिंदगी में अब तक कुछ भी इसीलिए कर पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थी। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो एक बार फिर से मैं अपनी जिंदगी में अनाथ हो जाऊंगा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं। असाको कहती है इसका पता तो तुम्हें खुद जिंदा रहकर लगाना होगा। यूजी कहता है नहीं, तुम इस तरह से नहीं मर सकती। असाको कहती है यूजी, कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो युद्ध भूमि में जाकर तुरंत मारे जाते हैं। उन्हें मरने की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन मुझे अब मरने की इजाजत मिल चुकी है। यूजी कहता है कि तुम्हें इजाजत किसने दी? अगर वो भगवान है तब मैं उसे भी मार दूंगा। असाको कहती है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बातें सुन मुझे हंसी आ रही है। इसके बाद यूजी यूरिया से पूछता है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? वो कहती है अगर कोई रास्ता होता तो मैं पहले ही कुछ करने की कोशिश करती। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि यूजी असाको के पास बैठा था। तभी असाको कहती है आज मौसम कितना अच्छा है ना? यूजी कहता है हाँ, तुमने सही कहा। तभी असाको कहती है जिस दिन मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी उस रात मैंने देखा कि तुम आसमान को देखकर रो रहे हो। उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे? यूजी कहता है मुझे याद नहीं। असाको कहती है मुझे लगा ही था। वैसे अब मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर असाको उस नींद से कभी नहीं जागी। जिसके बाद असाको की बॉडी को वहां से ले जाया गया और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद यूजी खुद को थोड़ा संभाल पाया। दूसरी ओर यूरिया ने असाको के शरीर का दह संस्कार कर दिया। यूरिया अपने बचपन को याद करती है कि किस तरह वो एक अनाथालय में असाको से पहली बार मिली थी और यहाँ असाको यूरिया से उसका नाम पूछती है। यूरिया अपना असली नाम बताती है जो कि काफी बड़ा था, इसीलिए असाको उसे शॉर्ट कर देती है जेबी और उसके बाद उसे अपना नाम बताती है। और इसके बाद हम असाको को अनाथालय के कुछ लड़कों को पीटते हुए देखते हैं और जैसे ही वहां पर सिस्टर आती हैं, असाको वहां से भाग जाती है और रात के वक्त सोते हुए असाको यूरिया से कहती है हे, क्यों ना कुछ वक्त के लिए तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और अब प्रेजेंट में यूरिया कहती है वो कुछ वक्त नहीं था। दूसरी ओर असाको के घर पर अकेला यूजी अंधेरे में लेटा हुआ सोच रहा था कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते होंगे और क्या मरने के बाद मैं उसी जगह जा पाऊंगा जहाँ असाको गई है। यूजी अभी भी अपनी नजरों के सामने असाको को देख रहा था
और उसे याद आता है कि उसे मरने की इजाजत अब तक नहीं मिली। मैं असाको की बात मानूंगा। उसने कहा था कि एक आदमी को कम से कम 10 लोगों की जान तो बचानी ही चाहिए, और क्योंकि यूजी छोटा है इसलिए उसे 5 लोगों की जान बचानी होगी, तभी जाकर उसे मरने की इजाजत मिलेगी। और अब यूजी 5 लोगों की जान बचाने के लिए ही जिंदा रहेगा और फिर एक दिन वो असाको के पास चला जाएगा। लेकिन अगले दिन यूरिया यूजी को आकर फर्श पे से जगाती है। यूरिया उस जगह पर यूजी की वैसी हालत नहीं देख पाई, इसीलिए वो यूजी को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ गई। ये जगह बहुत अच्छी होती है। ये दोनों एक साथ रहने लगे। इन्हें लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, इसीलिए उस दर्द को एक दूसरे के साथ बांट भी पाएंगे। यूरिया यहाँ कहती है, तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम मुझे बता देना, ठीक है? यूजी कहता है, मुझे एक टूथब्रश चाहिए, तुम्हारा टूथब्रश बहुत सॉफ्ट है। यूरिया पूछती है, 1 मिनट, यहाँ आने के बाद से तुम मेरा टूथब्रश यूज कर रहे हो? यूजी कहता है, हाँ, तुम्ही ने तो कहा था मैं जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। यूरिया कहती है, कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं तुम में? मुझे ही तुम्हें अच्छे से समझाना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए एक टूथब्रश ले आऊंगी। और इसके बाद यूजी यूरिया से माफी मांगता है। लेकिन इन दोनों के एक साथ रहने के बावजूद भी इन दोनों को ही असाको की यादें सता रही थी। ये दोनों जब भी एक दूसरे को देखते इन्हें असाको की याद आती, और इससे ज्यादा दिक्कत यहाँ यूरिया को हो रही थी। और इसके कुछ दिन बाद से यूरिया ने घर आना ही बंद कर दिया, ये कहकर कि वो काम में बहुत बिजी रहती है। और इसी दौरान यूजी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना किसी ट्रिप पर जाया जाए, क्योंकि उससे एक बार असाको ने कहा था कि जब तुम एक ट्रिप पर जाते हो तो वहां जाने पर तुम्हें जो मिलता है और तुम जो वापस लाते हो वो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद आती है तो रुको और उसे देखो और उसका आनंद लो बिना किसी और चीज की परवाह किए। और जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस मिल जाएगा, हम दोनों मोटर बाइक से होकाइडो तक की एक ट्रिप पर जाएंगे और वहां पर कुछ महीने एक साथ गुजारेंगे। यूजी कहता है, हमारा वो ख्वाब कभी हकीकत नहीं बना। लेकिन इसके बाद यूजी इस बारे में यूरिया को बताता है कि अब वो एक ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो जाएगा कहाँ। ये हवा और रास्ता उसे जहाँ ले जाएंगे वो वहीं निकल पड़ेगा। और इसके बाद यूजी एक मोटर बाइक उठाता है और एक नए सफर के लिए निकल जाता है, यूरिया से ये वादा करके कि किसी दिन वो जरूर लौटेगा। उसके बाद यूजी एक बोट से कहीं दूर जाता है और हम यूजी को किसी गांव में खेतों के बीच देखते हैं। और दोस्तों सच कहूँ तो यहाँ का नजारा काफी अच्छा है। और इसी तरह गाड़ी चलाते हुए यूजी चिल्लाकर असाको का नाम लेता है। और इसके बाद वो एक आदमी से कैंप पर किस तरह से जल्दी खाना बनाया जाए ये भी सीखता है। और इसके बाद यूजी इसी तरह से अपने लिए खाना बनाकर उसे खाता है। बारिश के मौसम में भी वो आगे बढ़ता रहता है। और इसके बाद हम यूजी को किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं। तभी वो यूरिया को एक मैसेज सेंड करता है, आई लव यू। तभी उसे जवाब आता है, क्या तुमने शराब पी ली है? और ऐसे ही यूजी शाम के वक्त भी अपनी गाड़ी से अपना सफर जारी रखता है। लेकिन रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसीलिए वो मोटर बाइक को एक मिनी ट्रक के जरिए वहां से भेज देता है। और इसके बाद रास्ते में एक बंदा उसे लिफ्ट देता है, ये पूछते हुए कि अगर वो कहीं जाना चाहे तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन यूजी कहता है, नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी कोई मंजिल नहीं है। जिसके बाद यूजी पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। और रात के वक्त वो फिर से आसमान को देखता है और तभी उसे एक ख्याल आता है और वो यूरिया को बताता है कि वो जल्द घर आ रहा है। इसके बाद यूजी उसी जंगल में आकर असाको की कब्र पर शराब चढ़ाता है और कहता है, एक लंबे सफर से वापस आकर भी मैं कुछ नहीं सीखा और माफ करना तुम्हारी बाइक भी खराब हो गई। मैंने यूरिया से कहा है कि वो उसे सुधरवा दे, लेकिन हाँ इस सफर में मुझे मजा बहुत आया। वैसे तुम अब बताओ कि आगे अब मैं क्या करूं? शायद से मुझे नॉर्मल बच्चों की तरह किसी नॉर्मल से स्कूल में जाना चाहिए। और अब शुरू होगा यूजी का एक नया सफर। क्या यूजी नॉर्मल से स्कूल में एक नॉर्मल सी जिंदगी जी पाएगा? ये जानने को मिलेगा इसके अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो, साथ ही मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और चाहो तो मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफी सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं। एंड इन द एंड, सायोनारा।